चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। पूरा विश्व सिकंदर के आक्रमणों से घबरा रहा था। भारत में नंद वंश का शासक घनानंद भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिकंदर की जो पूर्वी सीमा थी वो सिंधु नदी के पार तक हो गई और इसी बीच सिकंदर की मृत्यु हो गई और भारत में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। घनानंद द्वारा अपमानित तक्षशिला का आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य किसी अद्भुत बालक की तलाश में निकल पड़ा और यही अद्भुत बालक आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाने लगा, जिसको सेंड्रोपोड्स, एंड्रोपोड्स, सेंड्रोपोडस, चंद्रगुप्त मौर्य आदि अनेक नामों से जानते हैं। इसने न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य और उसके अग्रजों के बारे में, यानी मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में। मौर्य काल, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर की थी। मौर्य को समझने के लिए हमें जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों को समझना आवश्यक है और मौर्य को जानने के लिए जो साधन है वो उसमें जो सर्वप्रमुख है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य को विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से जाना जाता था। अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण, 180 प्रकरण हैं और ये जो पुस्तक है ये मौर्यों के राजनीतिक इतिहास के बारे में चर्चा है। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन सिद्धांततः ये राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करती है। ये मौर्यों की शासन व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करती है। शास्त्र में हमको नगर प्रशासन और सैनिक प्रशासन के बारे में कोई चर्चा नहीं मिलती, न इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उसके राजवंश के बारे में कोई चर्चा मिलती है। तो फिर मिलता क्या है? शासन व्यवस्था के बारे में, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, राजा के जो कर्तव्य हैं उनके बारे में, साथ में प्रशासनिक तंत्र, मौर्यकालीन जो प्रशासनिक तंत्र था अपने को, उनके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी 1904 में शाम शास्त्री नाम के एक व्यक्ति ने इसकी पांडुलिपि की खोज की थी और तभी से ये हमको ये प्रकाश में आया कि मौर्य कालीन जो ये ऐतिहासिक ग्रंथ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इतिहास के दृष्टिकोण से एक अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसके साथ में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। अपने को जो जानकारी उपलब्ध हो रही है वो अर्थशास्त्र और है मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त द्वारा रचित इस पुस्तक से भी अपने को कौटिल्य के समान ही अनेक जानकारी प्राप्त होती है। इस मुद्रा राक्षस में ये कहा गया है कि जो मौर्य कालीन जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो वृषल कुल का है, यानी ये निम्न कुल से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार अनेक और भी जानकारियां अपने को मिलती हैं। एक है क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी। क्षेमेंद्र द्वारा रचित बृहद कथा मंजरी, ये ग्रंथ जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि ब्राह्मण साहित्य। इसके अलावा अपने को पुराणों में जो विष्णु पुराण है वो मौर्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती है। बौद्ध साहित्य जो है वो है दीपवंश, महावंश,
महावंश की टीका, महाबोधि ग्रंथ, दिव्यावदान, इन साहित्यों से अपने को बौद्ध, ये जो बौद्ध साहित्य है, इनसे भी अपने को मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है, मौर्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। जैन ग्रंथ जो है वो है भद्रभाव का कल्पसूत्र, भद्रभाव का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व। हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, इन दोनों ग्रंथों से अपने को मौर्यकालीन साहित्य, इतिहास और राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा मिलती है। कुछ विदेशी विवरण भी अपने को देखने को मिलता है, जिसमें अपने को सिकंदर कालीन जो अनेक ग्रंथ हैं, जिसमें हेरोडोटस, निरियाकर्स, एरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटिस, इसके अलावा मेगास्थनीज की इंडिका, प्लिनी की नेचुरल ज्योग्राफी और प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, स्ट्रेबो की भूगोल और हेरोडोटस की हिस्टोरिका, डायोडोरस की हिस्टोरिका, ऐसे अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे मौर्यकालीन साहित्यों के बारे में, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में, मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति के बारे में, नगर व्यवस्थाओं के बारे में, वहां के सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में, स्त्रियों की दशा, सभी से अपने को कुछ ना कुछ जानकारी उपलब्ध होती है। इनमें हम मुख्य रूप से देख लेते हैं मेगास्थनीज की इंडिका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था मेगास्थनीज, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका नामक एक ग्रंथ की रचना की। मूल रूप से आज ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके जो परिशिष्ट जो ग्रंथ हैं, जिनके आधार इन मेगास्थनीज की इंडिका के आधार पे जो ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों से अपने को जानकारी मिलती है। उसमें एक तो है स्ट्रेबो, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, इन ग्रंथों से अपने को मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में पता चलता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ में अपने को पुरातात्विक साक्ष्यों से की भी जानकारी मौर्यों के बारे में बताती है कि एक तो जो NBPW यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकदार मृद भांड, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी कि उत्तरी काले चमकदार मृद भांड, ये जो मृद भांड है ये मौर्यकालीन जो कला और वहां की जो आर्थिक स्थिति के बारे में अपने को पता चलता है। इससे पहले जो मृदभांड थे वो मृदभांड NBPW ने होके अन्य थे, जैसे गेरू मर्दबांड है, काले मर्दबांड है, लाल मर्दबांड है, ब्लैक ऑन रेड है, रेड ऑन ब्लैक है, ऐसे अनेक मर्दबांड आए। लेकिन यहाँ पर एक सबसे जो मेन चीज है वो चमकदार है, यानी कि इस पे पॉलिश की हुई है, और ये पॉलिश ही इस मौर्यकालीन इस मर्दबांड की विशेषता है। इसके साथ में कुम्भहार और पाटलिपुत्र से अपने को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ये पता चलता है कि यहाँ पर कभी मौर्यकालीन संस्कृति पल्लवित हो रही थी, प्रफुल्लित हो रही थी। साथ में अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, अशोक उन अभिलेखों से भी अपने को मौर्यकालीन के बारे में पता चलता है।
अशोककालीन अभिलेख। ये न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल, बांग्लादेश की सीमाओं तक ये अभिलेख खुदे हुए मिलते हैं। लगभग इनकी संख्या 30 के लगभग है, जो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक इन 4 लिपियों में है, और ये संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका हम विस्तृत अध्ययन आगे के अध्याय में करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको आगे तक जरूर देखें। साथ में यदि आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके उत्साहवर्धन से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। तो मौर्य जो थे, अब उनकी जाति क्या थी? अनेक विद्वान इसकी अनेक जातियों के बारे में बताते हैं। कुछ इसको ब्राह्मण बताते हैं, कुछ क्षत्रिय बताते हैं, कुछ जैन बताते हैं, कुछ इसको निम्न कुल का बताते हैं। सभी अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। एक तो है शूद्र। शूद्र कौन बताता है? ब्राह्मण साहित्य जो है वो इसको शूद्र बताते हैं, और वो कहते हैं कि जो मौर्य थे वो प्रारंभ में शूद्र थे। जो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है उसमें भी यह बात कहा गया है कि नंद वंश के बाद में महापद्मनंद के बाद में जो शासक होंगे वो शूद्र होंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ इनको मौर्यों को शूद्र की संज्ञा देते हैं, तो ये शूद्र जाति से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कथा सरित सागर, यानी एक तो ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, और सोमदेव का कथा सरित सागर। इस कथा सरित सागर से भी अपने को ये शूद्र जाति के पता चलता है। एक है क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी। अब जो है वो एक है दासी पुत्र, और इसको दासी पुत्र बताते हैं श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी ने दासी पुत्र की संज्ञा दी है। ब्राह्मण ग्रंथों ने इसको शूद्र की संज्ञा दी है। वृषल या निम्न कुल, वृषल या निम्न कुल को बताता है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। वृषल कुल या निम्न कुल के बाद में इनको जो क्षत्रिय बताते हैं वो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में सिंहली अनुश्रुति, दीपवंश और महावंश, इसके अलावा महाबोधि वंश और अनेक दिव्यावदान में भी इसको बौद्ध सिद्ध करने की कोशिश की है। अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें भी इसको बौद्ध धर्म से संबंधित बताया गया है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ये जो वंश था ये बौद्ध धर्म को मानने वाला हुआ। प्रारंभ में इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का समर्थक था, लेकिन अशोक के आते आते ये उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और परवर्ती शासकों ने भी इसमें बौद्ध धर्म को अपनाए रखा। इस क्षत्रिय के बाद में है एक नाम मौर्य। ये मौर्य हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। इस परिशिष्ट पर्वन में इसको मौर्य कहा गया है। मूल कुल में उत्पन्न हुआ वो बालक मौर्य कहलाया, जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। एक साधारण कुल में भी बताते हैं। जस्टिन जो था वो साधारण कुल, जस्टिन बोलता है कि मौर्य वंश की उत्पत्ति, मौर्य वंश का जो बालक था चंद्रगुप्त मौर्य वो साधारण कुल में हुआ था, साधारण कुल में उत्पन्न हुआ था। मौर्य के प्रारंभिक जो जानकारी के स्रोत है उनको समझने के बाद में
हम अब समझते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, उसका राजनीतिक इतिहास क्या था, उसके प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उन्होंने ऐसे कौन कौन से कार्य किए, भारत में कौन कौन से प्रदेश जीते, क्या उन्होंने विजिट किया, उसकी आर्थिक नीतियां क्या थी, उसकी प्रशासनिक नीतियां क्या थी, और कैसे उन्होंने पूरे भारत पर एक छत्र अपनी पताका फहराई। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त का जो नाम जो है वो अपने को, यदि हम पुरातात्विक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें तो रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में अपने को सबसे पहले चंद्रगुप्त का नाम मिलता है। उसमें ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त का प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने उर्जयंत पर्वत से निकलने वाली पलाशनी नदी के जल को रोककर वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से अपने को ये बात मिलती है। लेकिन यदि हम साहित्यिक दृष्टिकोण से बात करें तो साहित्यिक दृष्टिकोण में अपने को पतंजलि का महाभाष्य, इससे अपने को ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त था। ये पतंजलि जो है ये शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे, और चंद्रगुप्त के अपने को अनेक नाम, चंद्रगुप्त के अलावा भी हमको बहुत से नाम मिलते हैं, जिसमें अपने को एक नाम तो मिलता है सेंड्रोकोर्स। एंड्रोकोर्स और एक मिलता है सेंड्रोकोर्स। जो सेंड्रोकोर्स है एरियन जस्टिस, एरियन और जस्टिन, इसके साथ में स्ट्रेबो, इन्होंने इसको सेंड्रोकोर्स की संज्ञा दी है। और प्लूटार्क और एपियानस, एपियानस और प्लूटार्क, इन्होंने इसको एंड्रोकोर्स कहा है। इसके अलावा जो निरियाकर्स है और फिलार्कस है, इन्होंने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोर्स कहा है। और इन का सबका समीकरण 1793 ईस्वी में ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से स्थापित किया। किसी सर विलियम जोन्स ने बताया कि सेंड्रोकोर्स, एंड्रोकोर्स, सेंड्रोकोर्टस ये सभी नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम है, और ये सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई, उस मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले घनानंद का शासन था, और पूरे भारतवर्ष में सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी, और भारत में घनानंद ने एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उस समय एक ब्राह्मण था और उसका नाम था कौटिल्य। वो घनानंद के दरबार में गया और घनानंद ने से वो क्रुद्ध होकर, यानी कि वो उससे नाराज होकर, और वो आ गया और इसने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक अपने बालों की चोटी नहीं बांधूंगा
कि तब तक जब तक इसी नंद वंश का मैं समूल नाश न कर दूं। तो इसी प्रेरणा से लेते हुए वो तक्षशिला का जो महान विद्वान, उसने एक बालक दिखाई दिया जो राजकिलम नामक एक खेल खेल रहा था, और उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त मौर्य ही आगे चलकर उसने तक्षशिला में दीक्षा प्राप्त की, और अनेक सैनिक और युद्ध कलाओं में पारंगत होने के बाद में ये सिकंदर से इसकी मुलाकात का वर्णन मिलता है। और ये इस मुलाकात का वर्णन प्लूटार्क करता है। प्लूटार्क कहता है कि एंड्रोकोस जो है वो उसकी मुलाकात सिकंदर से होती है, और सिकंदर की सेना में वो शामिल हो जाता है, और शामिल होने के बाद में वापस वो वहां से निकल जाता है। अब एस सी राय चौधरी, तो इसको कहते हैं कि सिकंदर से जो मुलाकात हुई, उस भेंट करने का जो उद्देश्य था वो मगध के लिए उसको उकसाना था कि वो मगध पे आक्रमण कर सके, ताकि घनानंद को कमजोर किया जा सके, और कमजोर करने के बाद में उस कमजोरी का फायदा चंद्रगुप्त मौर्य उठा सके। ये एस सी राय चौधरी जो है, ये इन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से इस चीज को अपने शब्दों में व्यक्त किया है। और प्लूटार्क कहता है कि जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, तो राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए जो क्षत्रप थे, यानी कि जो गवर्नर थे जो सिकंदर के, उन सिकंदर के गवर्नरों में आपसी फूट हो गई थी, और यहाँ का जो साम्राज्य था अनेक क्षत्रपों में बट गया। उन क्षत्रपों, इसमें प्लूटार्क जो कहता है कि 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोक डाला। अब बहुत ही स्पष्ट रूप से उसने प्लूटार्क ने यह समझाया है कि 6 लाख की सेना लेकर उसने संपूर्ण भारत को रोंद डाला। इससे ये सिद्ध होता है कि उसने भारत के अनेक प्रांतों पर उसका अधिकार हो गया, और लगभग संपूर्ण भारत पर उसका अधिकार हो गया। अनेक क्षत्रप उसके हाथों मारे गए या फिर पराजित हुए। जस्टिन भी इसी प्रकार का वर्णन कहता है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी दास्ता का जो जुआ था वो उतार फेंका और क्षत्रपों की हत्या कर दी। यानी कि ये बात अपने को जस्टिन कहता है कि दास्ता का जुआ उतार फेंका। क्योंकि यूनानी सम्राट सिकंदर जो था उसका भारत पे अधिकार हो चुका था, यानी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर उसका अधिकार हो चुका था, और उस अधिकार की वजह से भारत में अनेक क्षत्रपों अंदर घुस गए और वहां पर उन्होंने अधिकार कर लिया। क्योंकि घनानंद उस समय शक्तिशाली जरूर था, लेकिन उसकी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी वो इतनी कमजोर थी कि क्षत्रपों ने उसका फायदा उठाया, और इसी फायदा उठाने के लिए अनेक क्षत्रप भारत के चहुओं ओर फैल गए। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना को संगठित किया, तो इस संगठित करने के फलस्वरूप उसकी जो सेना थी उन्होंने अनेक क्षत्रपों को हरा दिया। और जस्टिन कहता है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोंद डाला, यानी कि अनेक उसका जो प्रदेश था चंद्रगुप्त मौर्य का वो संपूर्ण भारत में हो गया। इसके बाद में जब क्षत्रपों की हत्या कर दी गई, तो नंद वंश यानी घनानंद का अंत का समय आया, और इसका वर्णन अपने को ढूंढीराज द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में मिलता है। ढूंढीराज द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में अपने को इसका वर्णन मिलता है कि घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध के बारे में। मुद्रा राक्षस, यानी ये मुद्रा राक्षस पे एक टीका लिखी हुई है। इस टीका में यह वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई, जो युद्ध लड़ा गया, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। 25 वर्ष की अवस्था में इसने नंद वंश के शासक को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी। 317 ईसा पूर्व में अभी परिस्थितियां इतनी भी पक्ष में नहीं हुई थी कि चंद्रगुप्त एक छत्र राज कर पाता, क्योंकि अभी भी कुछ क्षत्रप भारत में उनका प्रभुत्व था। इसीलिए 317 ईस्वी में एक यूनानी सेनापति था पेरेडिसस।
317 ईसा पूर्व में। पेरिडिसस नाम का जो ये यूनानी सेनापति था, इसको चंद्रगुप्त ने हराया और इसके बाद में एक 317 ईसा पूर्व में ही एक अन्य यूनानी सम्राट यूडेमस जो अंतिम क्षत्रप था, अंतिम क्षत्रप यानी गवर्नर, अंतिम क्षत्रप था, और इसको हराकर उसने मौर्य वंश को एक मजबूती प्रदान की और एक संबल प्रदान किया। अब जो पश्चिमी जो सीमा थी, भारत की जो पश्चिमी सीमा थी, ये पश्चिमी सीमा के से लगती हुई अब चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा हो गई। 317 में जब यूडेमस हार गया तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो यानी वर्तमान पंजाब प्रांत में पाकिस्तान तक हो गया इसका। इसके बाद में अब यूनानी सम्राट यानी सीरिया का जो सम्राट था, जिसका नाम था सेल्यूकस, जो सिकंदर के समय सेनापति था, और जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो सेल्यूकस वहां का सम्राट बन जाता है। सेल्यूकस निकेटर का युद्ध, अब क्योंकि यहाँ पर है चंद्रगुप्त और यहाँ पर है सेल्यूकस निकेटर, इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। इस लड़ाई के फलस्वरूप और इस लड़ाई का वर्णन अपने को एपियानस करता है। एपियानस नाम का एक व्यक्ति है और वो ये एपियानस बताता है कि ये युद्ध कितना भयावह था। बाद में दोनों में जब युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है तो हार होने के पश्चात इन दोनों के बीच में यानी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। और इस संधि के अनुसार यानी इस संधि का वर्णन करता है प्लूटार्क संधि का वर्णन करता है। और संधि की शर्तें क्या है, ये शर्तें हम समझ लेते हैं कि संधि के तहत 4 प्रदेश दिए गए। वो 4 प्रदेश थे एरिया, जिसको हेरात के नाम से जानते हैं, अराकोसिया, यानी कांधार, पेरोपनिसराई यानी काबुल, एक है जेड्रोसिया यानी मकरान यानी वर्तमान बलूचिस्तान प्रांत। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सीमा है, ये सीमा यहाँ पे ना होके और अब कहाँ पहुंच गई, इसकी सीमा कांधार प्रांत तक, काबुल और कांधार, काबुल और कांधार, यहां तक चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा हो गई। ये विंसेंट स्मिथ कहता है कि चंद्रगुप्त ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया जिसको प्राप्त करने के लिए मुगल प्रयास करते रहे और अंग्रेज उसके लिए आगे बढ़ते रहे, यानी कि कभी भी इनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। जिस राजनीतिक सीमा को चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया, भारत के इतिहास में वो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकी, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में शायद ऐसा संभव हो। तो संधि की जो शर्तें थी, उस शर्त के अनुसार अपने को ये 4 प्रदेश एरिया यानी हेरात, अराकोसिया यानी कंधार, पेरोपनिसराई यानी काबुल और जेड्रोसिया यानी मकरान, इन चारों प्रदेशों को एरियाना प्रांत के नाम से जानते हैं। इन चारों प्रदेशों को एरियाना प्रांत के नाम से जानते हैं। इसके साथ में जो सेल्यूकस निकेटर थे, उसने अपनी पुत्री हेलेना, जिसको कार्निलियन भी कहते हैं, इसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ में
कर दिया। कहते हैं कि ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय एक राजनीतिक विवाद था। अंतरराष्ट्रीय विवाद तो पहले हो सकता है कि पहले भी कभी हुए हो, लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि ये पहला अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विवाद था, यानी कि राजा से एक युद्ध, राजा से विवाह, ये प्रथम था। तो इसके साथ में जब सेल्यूकस निकेटर ने ये चारों प्रांत जो एरियाना प्रांत के नाम से जाने जाते थे, इसके साथ में उसने हेलेना का विवाह भी कर दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बदले में यानी उपहार में क्या दिया, और उसने उपहार में दिया 500 हाथी। 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दे दिए गए। इसके साथ में अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्षेत्र था, वो चंद्रगुप्त मौर्य का यानी प्रशासन पूरा राजनीतिक अधिकार था, वो कहां कहां तक था, इसको समझते हैं कि नीचे यदि दक्षिण भारत की हम बात करें तो ये कर्नाटक यानी मैसूर, कर्नाटक तक इसका प्रांत था। इसके साथ में इसका जो प्रदेश था ये जम्मू कश्मीर, ऊपर यहां पर जम्मू कश्मीर तक प्रांत था। यहां पर गुजरात, जिसको सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र, इसके अलावा बांग्लादेश और इधर काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और आपका ये पूरा पंजाब, ये सभी प्रांत जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन थे। एक कलिंग जो था, ये कलिंग इसके प्रदेश में नहीं था, इसको अशोक ने जीता था। इसके अलावा जो कश्मीर, उत्तरी कश्मीर था, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, दक्षिणी कश्मीर ही इसके अधिकार क्षेत्र में था। इसके अलावा उस उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, आपका काबुल, कंधार, मकरान, जेड्रोसिया, ये सभी प्रांत जो थे वो इसके अधिकार क्षेत्र में थे। सौराष्ट्र पर इसका जो वर्णन मिलता है, जो सौराष्ट्र क्या है, सौराष्ट्र यानी गुजरात का वो प्रदेश जहां पर सुदर्शन झील का निर्माण की बात कही गई, रुद्रताम्र के जूनागढ़ अभिलेख से इसकी अपने को जानकारी मिलती है। और रुद्रताम्र का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। प्रथम संस्कृत ग्रंथों में, संस्कृत अभिलेखों में से एक ये माना जाता है। और इस अभिलेख में पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य का नामकरण की भी चर्चा मिलती है, और इसमें यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त ने के समय पुष्यगुप्त नामक जो गवर्नर था वो वहां पर शासन करता था, और इसका गवर्नर था, और वहां पर उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। दक्षिण भारत के विजयों से भी अपने को जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत का जो ग्रंथ है, जो तमिल ग्रंथ है, मामूलार, इसके बाद में अहनानुरु और पुरनानुरु, इन ग्रंथों से, अहनानुरु, पुरनानुरु, इन ग्रंथों से अपने को दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है कि दक्षिण भारत में इसका जो प्रदेश था वो मैसूर, कर्नाटक तक स्थापित था। जो अशोक का जो साम्राज्य विस्तार, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य विस्तार है वो मैसूर तक स्थापित था। और एक 298 ईस्वी में एक वर्णन मिलता है कि 298 ईस्वी में यहां से स्वर्ण बेलगोला नाम की जगह है, और 298 ईसा पूर्व में स्वर्ण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु की सहायता से उसने संलेखना किया। संलेखना या संथाना,
क्योंकि उसने जीवन के अंतिम समय में जब उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश में अकाल पड़ा था, तो इस अकाल राहत के लिए उसका मन व्यथित हो गया था, और उसी समय उसको जैन धर्म के एक गुरु थे भद्रबाहु, उन्होंने उसको दीक्षा प्रदान की, और उनसे प्रभावित होकर वो मैसूर प्रांत में स्वर्णबेलगोला नामक स्थान पे पहुंचे, और वहां पर संलेखना या संथारा विधि से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना और संथारा यानी कि उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग करना, उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग करना संलेखना या संथारा विधि भी कहलाती है। तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद में जो शासक बनते हैं उनके आगे हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो है इस बांग्लादेश से भी अपने को एक अभिलेख मिलता है, और उस अभिलेख का नाम है महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख, इस अभिलेख से अपने को अकाल राहत के बारे में पता चलती है। इसके अलावा यूपी से भी एक अभिलेख मिलता है जिसको सोहगोरा अभिलेख के नाम से जानते हैं। और महास्थान जो अभिलेख है वहां पर एक धातु की मुद्रा मिलती है जिसको काकणी मुद्रा कहते हैं। यानी ये काकणी जो मुद्रा है ये तांबे की मुद्रा है, काकणी मुद्रा। यहाँ पर एक मुद्रा मिलती है जिसको काकणी कहते हैं, ये तांबे की मुद्रा है, इसका भी अपने को उल्लेख मिलता है। और जो महास्थान और जो दूसरा अभिलेख है सोहगोरा, उस दोनों ही अभिलेखों से अपने को अकाल से निपटने का राजकीय प्रयास देखने को मिलता है। और ये भारतीय इतिहास में पहली बार शासकों द्वारा जनता को दिया जाने वाला एक, ये बोल सकते हैं कि अकाल राहत कोष का यहाँ पर पहली बार इसको वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में हम बात करते हैं उसके सुपुत्र बिंदुसार के बारे में। ये प्रथम सिजेरियन बालक है, यानी कि इसकी माता की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसका जन्म हुआ था, और अनेक ग्रंथों में इसको अनेक नामों से पुकारा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समान इतना महान शासक तो नहीं हुआ, लेकिन इसने भी अनेक ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से मौर्य इतिहास में इसका नाम अमर है। इसको अनेक ग्रंथों में जो नाम पुकारा गया है वो वायु पुराण में इसको भद्रसार के नाम से जानते हैं। जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया है, और पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें इसको अमित्र घात के नाम से जानते हैं। जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और इसने इसके समय में सीरिया का जो शासक था एंटियोकस प्रथम, इस एंटियोकस प्रथम का जो राजदूत था वो था डाइमेकस। ये इसके दरबार में आया था। और इसके अलावा मिस्र का शासक टोलमी फिलाडेल्फस सेकंड, और इसका जो दरबारी था वो था डायनोसियस। ये इसके दरबार में आए थे, और यहाँ पर उन्होंने यहाँ की संस्कृति के बारे में अपने को बताया है।
यानी मौर्यकालीन संस्कृति की जानकारी अपने को इनके ग्रंथों से और इनके साहित्यिक वर्णनों से पता चलता है कि ये सीरिया का सीरिया का जो शासक था एंटियोकस प्रथम, इसका जो दरबारी कवि था डायमेकस, ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, उसके दरबार में आया था। इसके अलावा मिस्र के जो शासक था टोलमी फिलोडेल्फस सेकंड, उसके दरबारी डायनोसियस भी बिंदुसार के दरबार में आया था। अब बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 चीजों की मांग की। वो 3 चीजें थी सूखी अंजीर, एक तो सूखी अंजीर, एक उसने दार्शनिक, और जो तीसरी चीज थी वो थी मदिरा। अब इन्होंने क्या किया, बिंदुसार ने 3 चीजों की मांग की, सूखी अंजीर, दार्शनिक और मदिरा। 3 चीजों में सूखी अंजीर भी दे दी गई और मदिरा भी दे दी गई, और दार्शनिक को यह कह के मना कर दिया गया कि यूनानी जो राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम किसी दार्शनिक को बेचें। तो यहाँ पर इन 3 चीजों की मांग की गई।